नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पूरे देश में डायमंड मर्चेंट नीरव मोदी की चर्चा है। 11,400 करोड़ रुपए के घोटाले की चर्चा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब नेशनल बैंक में इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कब हुई, पकड़े जाने में 7 साल क्यों लग गए, अब घोटाले का राज खुला कैसे, घोटाला करने वाला है कौन, और आज एक ही दिन में 11,400 करोड़ में से 6,400 करोड़ की वसूली कैसे हुई। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। हम नीरव मोदी को लेकर जो सियासत हो रही है उसकी बात भी करेंगे, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आज क्या क्या हुआ। इस मामले में आज पंजाब नेशनल बैंक ने पहली बार सफाई दी, इस मामले के बारे में बताया। हालांकि पंजाब नेशनल बैंक को नीरव मोदी के इस फ्रॉड की जानकारी 1.5 महीने पहले हो गई थी, लेकिन इंटरनल जांच होती रही और इसकी शिकायत सीबीआई को 16 दिन पहले 29 जनवरी को की गई। नीरव मोदी हीरो का बड़ा कारोबारी है। भारत के रईसों में इसका नंबर 84 यानी 84वां है। इसकी प्रॉपर्टी करीब 12,000 करोड़ की है। आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नीरव मोदी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने दिल्ली, मुंबई और सूरत में नीरव की 9 प्रॉपर्टी समेत कुल 17 प्रॉपर्टीज पर रेड की। रेड के बाद 1,300 करोड़ रुपए के एसेट सीज कर लिए गए। 5,100 करोड़ का डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी भी कब्जे में ले ली गई। यानी 6,400 करोड़ की रकम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अटैच कर ली। नीरव मोदी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है और उसका पासपोर्ट कैंसिल करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। आज सीबीआई ने यह भी बताया कि पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मामले में नीरव मोदी के घर और ऑफिस से 95 इनक्रिमिनेटेड डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। लेकिन ये पूरा घोटाला हुआ कैसे, कैसे बैंकिंग सिस्टम के अंदर से 11,000 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी हो गई, ये सारा पैसा नीरव मोदी और उनकी कंपनियों के अकाउंट में किस तरह ट्रांसफर हुआ, ये सब आपको बताऊं। इससे पहले आपको पंजाब नेशनल बैंक की सफाई सुनवाते हैं। आज दिल्ली में बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील मेहता ने कहा कि गड़बड़ी 2011 में शुरू हुई थी, लेकिन इसका पता इस साल जनवरी के पहले हफ्ते में चला। ये जो फ्रॉड 2011 में शुरू हुआ था, इसको सबसे पहले हमारे ही बैंक ने डिटेक्ट करके और रेगुलेटरी एजेंसीज को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बताया। पीएनबी अपनी क्लीन बैंकिंग के लिए कमिटेड है। शायद इसीलिए वी आर द फर्स्ट वन टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट दिस टू द वेरियस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। जैसे ही हमें इस घटना का पता चला, हमने उसकी जांच करी। वी हैव इन्वेस्टिगेटेड इट। पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा, इस गड़बड़ी का पता चलते ही एक्शन शुरू हो गया था। अब तक 10 अफसरों को सस्पेंड किया जा चुका है। जिन बैंक अफसरों की मिलीभगत से घोटाला हुआ, उनका नाम भी एफआईआर में डाल दिया गया है। पीएनबी के एमडी ने कहा कि करप्शन के कैंसर का पता लग गया है, अब पूरी सर्जरी करेंगे। हमारे बैंक ने सिर्फ कस्टमर पे ही शिकायत नहीं करी है, जो हमारा स्टाफ भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। जो स्टाफ मेंबर मिस्टर शेट्टी और जो दूसरे क्लर्क उसमें इन्वॉल्व थे, दोनों को भी हमने क्रिमिनल कंप्लेंट का पार्ट बनाया है। और जिनमें सुपरवाइजरी लैप्सेस में कमी रखी है, उन स्टाफ पे भी हमने काफ़ी एक्शंस लिए हैं। कुछ एक को हमने सस्पेंड कर दिया है और बाकी हमारी जांच जारी है। ये बात मैं आपको दोबारा से बड़े विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि हम लोग किसी भी गलत काम को बढ़ावा नहीं देंगे। और ये बात इससे भी सिद्ध होती है कि हमने इस चीज़ को सरफेस पे लेके आए। अगर कोई कैंसर है तो उसको डिटेक्ट करके दूर किया जाए। 2011 से जो बीमारी चल रही थी, उसके कैंसर की सर्जरी के रूप में हमने इसे ठीक किया है। इस घोटाले में सीबीआई ने 31 जनवरी को फ्रॉड की एफआईआर दर्ज की थी। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी नीरव मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस रजिस्टर किया है। आज 20 जगहों पर नीरव मोदी के ऑफिसेज, शोरूम और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में सुबह से ही रेड्स का सिलसिला चलता रहा। मुंबई के पैडर रोड पर नीरव और उनके भाई के घर पर रेड हुई। मुंबई के काला घोड़ा, बैंड्रा, कुर्ला कॉम्प्लेक्स में नीरव के शोरूम्स पर छापे पड़े। दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी और चाणक्यपुरी में भी नीरव मोदी के डायमंड शोरूम में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंची। सूरत में नीरव की डायमंड सारास कंपनी में रेड हुई। इसके अलावा नीरव के मामा
केस के आरोपी और गीतांजलि जेम्स के मालिक मेहुल चौकसी के भी 8 ऑफिसेज पर रेड हुई। इन रेड्स को कवर करने के लिए दिल्ली और मुंबई में हमारे रिपोर्टर्स की टीम मौजूद थी। इन्हीं रेड्स के दौरान ईडी के ऑफिशियल्स ने 5,100 करोड़ रुपए की ज्वेलरी को अपने कब्जे में ले लिया। वैसे जिस वक्त मुंबई के काला घोड़ा इलाके में ईडी के ऑफिशियल्स पहुंचे, हमारे संवाददाता संदीप चौधरी वहां मौजूद थे। ईडी के अफसरों ने नीरव मोदी के शोरूम का शटर डाउन कर दिया, स्टाफ से पूछताछ की। संदीप चौधरी ने बाहर मौजूद गार्ड से बात की तो पता चला कि नीरव मोदी 2 महीने पहले इस शोरूम पर आए थे। इसके बाद कहां गए कुछ पता नहीं। ईडी के अधिकारी इस वक्त यहाँ पर जो काला घोड़ा में ये शोरूम है यहाँ पर भी पहुंचे हुए हैं और जांच पड़ताल की जा रही है। तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। नीरव मोदी आखिरी वक्त कितने दिन पहले आए? 2 महीने पहले आए थे सर यहाँ पर। और ईडी के अधिकारी किस वो कुछ आया नहीं सर, वो कौन है वो मालूम नहीं। वो लोग जो अंदर गए हमको कॉल आया कि शटर नीचे ले लो। कब से आए हैं? सुबह से ये हो। और कौन कौन है? वो कुछ आया नहीं सर। शोरूम से रिलेटेड लोग तो हों? नहीं कोई नहीं, स्टाफ है अंदर बस। और अधिकारी? हाँ अधिकारी वो कोई मालूम नहीं सर कौन है। शटर डाउन कभी से किया हुआ है? सुबह से क्या है, सुबह से ही। तो जब अधिकारी आए ईडी के यहाँ पर तफ्तीश के लिए, नीरव मोदी का ये शोरूम है काला घोड़ा में, यहाँ पर पिछले कुछ घंटों से लगातार जांच पड़ताल चल रही है। जो शोरूम के अंदर लोग हैं उनके साथ पूछताछ की जा रही है कि साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि नीरव मोदी 2 महीने पहले आए थे। कुर्ला में नीरव मोदी का 5 स्टार नाम का ऑफिस है, माफ कीजिएगा फायर स्टार नाम का ऑफिस है। यहां से ईडी की टीम को कुछ दस्तावेज बरामद हुए। कुर्ला इलाके में स्थित कोहिनूर सिटी के टावर नंबर 2 में मौजूद है नीरव मोदी की कंपनी फायर स्टार डायमंड। आप देख सकते हैं तस्वीरें फायर स्टार डायमंड की हैं। सुबह से ही ईडी के अधिकारी इस कंपनी के अंदर मौजूद हैं और तमाम कागजात जो है वो खंगाले जा रहे हैं, जिसमें शक है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएं जिसके ये पता चल सके आखिरकार किस तरह से नीरव मोदी और उनके सहयोगियों ने इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। अंदर की तरफ ईडी के कुछ जो है अधिकारी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो इस वक्त रेड जो अंदर चल रही है वो मौजूद हैं। सुरक्षाकर्मी फिलहाल बाहर खड़े हैं ताकि कोई अंदर ना जा सके। सीबीआई भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखना होगा कि नीरव मोदी, उनके भाई निशाल, साथ ही उनकी पत्नी पर किस तरह की कार्रवाई होती है। ईडी लगातार सुबह से कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। दिल्ली, मुंबई के करीब 4 से 5 ठिकाने हैं जहां पर जो है ईडी छापेमारी कर रही है सीबीआई के साथ मिलकर। साथ ही दिल्ली के कुछ ठिकाने हैं जहां पर ये छापेमारी सुबह से चल रही है। बहरहाल कुछ जगहों पर कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसके दम पर ये कहा जा सकता है कि कोई बड़ा जो है फर्जीवाड़ा जो सामने आया है उसमें उसके सबूत हैं इन दस्तावेजों में। मुंबई में हमारे संवाददाता सचिन चौधरी नीरव मोदी के लोअर परेल वाले ऑफिस में पहुंचे। यहां भी नीरव मोदी के स्टाफ से बात की और इसके बाद संदीप चौधरी नीरव के वर्ली ऑफिस पहुंचे। क्योंकि घर पे भी रेड चल रही थी इसलिए वो अंदर नहीं जा सके, लेकिन इतना जरूर बताया गया कि नीरव मोदी का ये फ्लैट ही कम से कम 60 करोड़ का है। मुंबई के हजाली जंक्शन पर समुद्र महल नाम का ये मल्टी स्टोर अपार्टमेंट है और इसी के पहले मंजिल पर डुप्लेक्स प्लॉट है नीरव मोदी का। यहाँ पर इस इलाके में पर स्क्वायर फीट 1 से 1.25 लाख रुपए का रेट है और यहाँ पर अमूमन हर फ्लैट की कीमत जो है 40 से 50 करोड़ है। हर फ्लैट के अंदर सेपरेट गार्डन है, इसके अलावा स्विमिंग पूल है और कई सारी जो एमिनिटीज़ है इन फ्लैट्स में दी गई है और बहुत ही लेविश कैटेगरी के ये जो फ्लैट है यहाँ पर इस अपार्टमेंट में है। और नीरव मोदी का फ्लैट भी या कहे कि डुप्लेक्स अपार्टमेंट जो है इसी बिल्डिंग में है, समुद्र महल। ये जो इलाका है मुंबई के तमाम जो पॉश इलाके इनमें से एक इलाका ये हजाली जंक्शन भी माना जाता है। सामने दिल्ली में चाणक्यपुरी और डिफेंस कॉलोनी में नीरव मोदी के डायमंड शोरूम है। हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने बताया कि कुछ दिन पहले सीबीआई ने भी यहां रेड की थी। आज ईडी को रेड्स के दौरान कई अहम दस्तावेज मिले। नीरव मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के लिए ईडी की टीम अब से कुछ देर पहले दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में नीरव मोदी के इसी डायमंड शोरूम के अंदर पहुंची है।
इस वक्त अंदर मौजूद जितने भी कर्मचारी हैं उनसे ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। इस पूरे घोटाले से जुड़े जो दस्तावेज हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है, साथ ही अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम्स रखे हुए हैं उनको भी खंगालने की कोशिश ईडी की टीम इस वक्त कर रही है। दरअसल 31 दिसंबर 2017 को नीरव मोदी के खिलाफ पीएनबी बैंक की शिकायत के आधार पर सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया था। इस एफआईआर के अंदर नीरव मोदी पर 280 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। इस एफआईआर के बाद जो ईडी ने उस एफआईआर को टेक ओवर करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा, एक फ्रेश मुकदमा दर्ज किया नीरव मोदी के खिलाफ, और उसी केस की जांच के लिए इस वक्त ईडी की टीम नीरव मोदी के इसी डायमंड शोरूम के अंदर मौजूद है और यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही नीरव मोदी के ठिकानों के बारे में पता लगाया जा रहा है, उनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस केस से जुड़े, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने की कोशिश ईडी की टीम की तरफ से की जा रही है। आज एक और जानकारी सामने आई। पता चला कि नीरव मोदी प्री प्लान तरीके से 2 महीने पहले ही इंडिया से बाहर चले गए थे। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा था। सीबीआई ने बताया कि नीरव और उनके फैमिली मेंबर्स 2 से 3 दिन के गैप में देश से बाहर निकले। 31 जनवरी को सीबीआई ने नीरव के खिलाफ फ्रॉड का केस दर्ज किया था और अगले ही दिन नीरव और उनके भाई निशाल विदेश चले गए। 4 जनवरी को नीरव के मामा मेहुल चौकसी हिंदुस्तान से बाहर गए, जबकि नीरव की वाइफ अमी 6 जनवरी को विदेश चली गई। अमी अमेरिकन सिटीजन है और नीरव के भाई निशाल के पास बेल्जियम की सिटीजनशिप है। जब हमारे संवाददाता निशाल के घर गए तो उनके केयरटेकर ने भी कहा कि निशाल बेल्जियम में हो सकते हैं, लेकिन नीरव कहाँ है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। ये बताइए कि निशाल भाई हैं क्या घर पे? नहीं, अभी घर में है नहीं। कहाँ पर हैं वो? आउट ऑफ इंडिया। कहाँ पे? पता नहीं, मतलब बेल्जियम में शादी होंगे, बेल्जियम में। हाँ। कब से नहीं है? करीबन 2 महीना तो हो गया। अच्छा, कुछ बातचीत होती है, संपर्क हो रहा है? नहीं, वो ऑफिस में सब हमारे। नीरव मोदी के बारे में कुछ जानकारी? वो तो इधर रहते ही नहीं, मतलब। अच्छा, कहाँ रहते हैं वो? वो समुद्र मार्ग में, वर्ली में। हाँ जी। वो हैं कि नहीं इंडिया में? वो भी हमको इतना पता नहीं, क्योंकि इधर तो आते ही नहीं ना, ये घर में नहीं आते हैं। यहाँ कब से रह रहे हैं निशाल मोदी? अभी हमको तो इधर 2-3 साल हो गया, उसके पहले से रहते हैं। और नीरव मोदी आते जाते रहते हैं यहाँ? नहीं, बहुत दिन तो नहीं आएगा, करीबन 1 साल का हमको नहीं दिखाई दे इधर। निशाल और उनकी पत्नी वगैरह सब बाहर हैं? हाँ जी। ये निशाल मोदी हैं। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें इनका भी नाम है। 280 करोड़ की इनिशियल जो एफआईआर दर्ज हुई थी फ्रॉड का, उसमें इनका नाम है, नीरव मोदी का नाम है, साथ ही उनकी पत्नी का नाम है नीरव मोदी के। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से कहा गया कि इंटरनल इंक्वायरी जारी है और इस रेड में वो सिक्योरिटी एजेंसीज की पूरी मदद कर रहे हैं। हमारे द्वारा जो एफआईआर लॉन्च की गई हैं और जो कंप्लेंट लॉन्च की गई हैं डिफरेंट एजेंसीज को, उसके अंतर्गत आज भी जो इन्वॉल्व ग्रुप्स हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट पर रेड की कार्रवाई की गई है। डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को सीज किया जा रहा है और बैंकों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। नीरव मोदी पिछले 2 महीने से भारत में नहीं है। उनका परिवार और ज्यादातर रिश्तेदार बेल्जियम के एंटवर्प में रहते हैं। असल में एंटवर्प डायमंड मर्चेंट्स का हब है, इसलिए पूरी संभावना यह है कि नीरव मोदी भी अपने परिवार के साथ एंटवर्प में हो सकते हैं। हालांकि आज जिस वक्त नीरव मोदी के ठिकानों पर रेड शुरू हुई, उसी दौरान नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक को एक लेटर भेजा। नीरव मोदी की तरफ से पंजाब नेशनल बैंक को 6 महीने के अंदर सारा पैसा वापस करने की बात कही गई है, लेकिन बैंक नीरव मोदी की बातों से सेटिस्फाइड नहीं है, उस पर भरोसा नहीं करता। इसलिए आज बैंक के अफसर मीडिया के सामने आए और केस की पूरी डिटेल सामने रखी। अब 2-3 सवाल सबके मन में उठे होंगे। पहला, जिस पंजाब नेशनल बैंक का पिछले साल का कुल मुनाफा 1325 करोड़ था, उस बैंक में 11400 करोड़ का घोटाला कैसे हो गया? इसकी मोडस ऑपरेंडी क्या थी? दूसरा, 7 साल से घपला चल रहा था, बैंक को चूना लगाया जा रहा था, पता क्यों नहीं चला? और अब घोटाले का पर्दाफाश कैसे हुआ? तीसरा, इतना बड़ा घोटाला करने वाला शख्स आखिर कौन है, किसकी ताकत उसके पीछे है? सबसे पहले सवाल का जवाब, घोटाला कैसे हुआ? असल में नीरव मोदी ने बैंक के कर्मचारियों और अफसरों के साथ मिलकर बैंकिंग सिस्टम के लूपहोल का फायदा उठाया। बैंक विदेशों में कारोबार करने वाली कंपनियों की मदद करते हैं। कारोबारियों को विदेश में सस्ता लोन मिल सके, इसके लिए बैंक लोन की गारंटी ले लेते हैं। इसे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कहते हैं।
एलओयू लेकर कारोबारी विदेश में बैंकों से कारोबार के लिए थोड़े वक्त के लिए लोन लेते हैं। एलओयू एक सॉफ्टवेयर स्विफ्ट के जरिए लोन देने वाले बैंक को भेजा जाता है। बैंक के कुछ ही कर्मचारियों को एलओयू भेजने का हक है। पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई की ब्रैंडी हाउस ब्रांच में यह अधिकार गोकुलनाथ शेट्टी के पास था। नीरव मोदी ने शेट्टी के साथ मिलकर एलओयू बनवाए और बैंकों से लोन लेते रहे। सीबीआई का कहना है कि इस तरह के करीब 150 एलओयू जारी किए गए, लेकिन इन्हें बैंकिंग सिस्टम में डाला नहीं गया, इसलिए इस गड़बड़ का किसी को पता तक नहीं चला। एलओयू के जरिए हो पाया है देश के सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड 11,300 करोड़ रुपए का, जो कि पीएनबी का बैंक फ्रॉड सामने आया है। एलओयू लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पीएनबी ने नीरव मोदी व उनके अन्य साथियों को दिया, जिसके आधार पर विदेशी बैंक शाखाओं से उन्होंने ऋण ली। ऐसे कोई भी शख्स अगर विदेशी बैंक शाखाओं के पास जाता है और उनसे ऋण मांगता है तो उन्हें ऋण नहीं मिलेगा जब तक उनके पास कोई ना कोई एसेट्स दिखाने के लिए या गिरवी रखने के लिए ना हो। इसीलिए उन्होंने पीएनबी के उन बैंक अधिकारियों का सहारा लिया जिन्होंने फ्रॉड करके ये फर्जी एलओयू लेटर उनको दिया, जिसे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग कहते हैं, और उसमें साफ पीएनबी के उन अधिकारियों ने शब्द लिखे कि इस एलओयू के आधार पर इनको आप ये ऋण की रकम दे दीजिए, और अगर ये ऋण की रकम नहीं चुका पाते हैं तो ऋण की रकम पूरी की पूरी पीएनबी बैंक आपको चुकाएगी। अगर ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग नीरव मोदी और उनके साथियों के पास नहीं होता तो शायद आज देश का इतना बड़ा बैंकिंग फ्रॉड संभव नहीं हो सकता था। अब दूसरा सवाल यह है कि घोटाले का पर्दाफाश हुआ कैसे। असल में पंजाब नेशनल बैंक के अफसर गोकुलनाथ शेट्टी रिटायर हो गए, उनकी जगह नए अफसर आए। नीरव मोदी की कंपनी ने उस अफसर से भी एलओयू देने की मांग की। उस अफसर ने प्रॉपर्टी का डिटेल मांगी, जो देने से इनकार कर दिया गया। जवाब में कहा गया कि पहले भी बिना डॉक्यूमेंट्स के, बिना दस्तावेजों के ये फैसिलिटी मिलती रही है। अफसर ने पुराने कागज दिखाने को कहा और जब उसने पुराने दस्तावेज देखे तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड बैंक के सिस्टम में था ही नहीं। इस अफसर ने अपने बड़े अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। 1 जनवरी को बैंक के बड़े अधिकारियों को घोटाले का पता लग चुका था, लेकिन अफसरों ने पहले खुद इंटरनल इंक्वायरी की, मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की। इसके बाद 29 जनवरी को पहली बार इसकी फॉर्मल शिकायत की गई, जिसके बाद 31 जनवरी 2018 को नीरव मोदी के खिलाफ सीबीआई ने केस फाइल किया। इस एफआईआर पर नीरव मोदी, उनके भाई निशाल, वाइफ एमी, नीरव और उनके पार्टनर की कंपनियों का नाम शामिल था। पंजाब नेशनल बैंक के मुताबिक नीरव मोदी की कंपनी ने फर्जी डॉक्यूमेंट देकर मुंबई के ब्रैंडी हाउस ब्रांच से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किया। इससे विदेशों में मौजूद बैंकों को पेमेंट किया गया। हालांकि जब बैंक ने इंटरनल इंक्वायरी की, पूरी पड़ताल की, तो पता चला ऐसे एक दो नहीं बल्कि 150 लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी हो चुके थे और इनका कोई रिकॉर्ड बैंक के पास नहीं था। इसके बाद पूरे मामले पर एक्शन शुरू हुआ। आज सरकार की तरफ से कहा गया कि इस मामले की जांच गहराई से की जाएगी। ऊपर से नीचे तक जो भी दोषी होगा उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नीरव मोदी, उनके ग्रुप, उनके सहयोगियों ने बैंकिंग के एस्टैब्लिश्ड चैनल को बाईपास करके यह गड़बड़ी करने की कोशिश की है। इसकी पूरी विस्तारित जांच होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दिस विल बी रिगार्डलेस ऑफ द स्टेटस एंड स्टैचर ऑफ द कंसर्न ऑफिशियल। सरकार का रुख इसमें बहुत ही स्पष्ट है। इसलिए कोई भी इसमें संलिप्त पाया जाएगा, चाहे बैंक के सिस्टम में उसका कद और पद कुछ भी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इस बात को लेकर भी उत्सुकता है और यह हमारा तीसरा सवाल है कि आखिर नीरव मोदी है कौन, बैकग्राउंड क्या है। नीरव मोदी का नाम हिंदुस्तान में 100 सबसे अमीर शख्सियतों में शुमार है। वो डायमंड किंग के नाम से मशहूर हैं। नीरव मोदी पर 11,400 करोड़ के घोटाले का इल्जाम भी है, जबकि उनकी नेटवर्थ फिलहाल 12,000 करोड़ रुपए है। दिल्ली, मुंबई, लंदन, हांगकांग और न्यूयॉर्क तक में 25 बड़े लग्जरी स्टोर्स हैं। नीरव मोदी बेल्जियम के एंटवर्प में पले बढ़े, फिर 18 साल पहले 1999 में कारोबार की बारीकियां सीखने के लिए अपनी मामा मेहुल चोकसी के पास मुंबई आ गए। मेहुल चोकसी गीतांजलि जेम्स का मालिक है,
नीरव मोदी ने 11 साल तक मामा के साथ काम किया और उसके बाद 2010 में अपनी कंपनी बनाई। नीरव मोदी का परिचय समझना हो तो कुछ यूं जाना जा सकता है कि लंदन की ओल्ड बॉन्ड स्ट्रीट और अमेरिका में मेडिसन एवेन्यू विश्व के सबसे महंगे पते और यहां पर नीरव मोदी के स्टोर हैं। अमेरिका, यूरोप से लेकर के मिडिल ईस्ट तक दुर्लभ हीरों का कारोबार करने में नीरव मोदी मशहूर है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पैरों तले जमीन खिसक गई। नीरव मोदी की शुरुआत होती है बेल्जियम के एंटवर्प से, जो कि विश्व की हीरा राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर नीरव मोदी ने हीरा कारोबार की बारीकियां सीखी और उसके बाद पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की ओर रुख किया, लेकिन पढ़ाई किस्मत में नहीं थी, छोड़ करके वापस लौटना पड़ा। वापस माय नगरी मुंबई में नीरव मोदी लौटा और यहाँ पर उसके मामा मेहुल चोकसी का अच्छा खासा कारोबार चल रहा था। मेहुल चोकसी भी इस पूरे फाइनेंशियल फ्रॉड में नीरव मोदी के साथ ही एक आरोपी है। मेहुल चोकसी ने उसे आगे बढ़ाया, उसे कारोबार की बारीकियां सिखाई और उसके बाद धीरे धीरे कारोबार को बढ़ाता हुआ साल 2013 में नीरव मोदी का नाम फोर्ब्स की सबसे ज्यादा अमीर 100 लोगों की सूची में आ गया। ये पूरे कारोबारी जगत के लिए हैरान करने वाली बात थी और अभी 2017 में 85 नंबर पर नीरव मोदी फोर्ब्स की लिस्ट में बना हुआ है। उसके ब्रांड को इंडोर्स करने वाले भी एक से बढ़कर एक जगमगाते सितारे थे। प्रियंका चोपड़ा से लेकर के शैरन स्टोन और केट विंसलेट, बॉलीवुड हॉलीवुड कुछ भी पीछे नहीं छूटा। जो ज्वेलरी की रेंज थी वो रेंज इतनी ज्यादा थी कि 50 करोड़ तक वो रेंज जाती थी और ये रेंज सभी को हैरान करती थी। नीरव मोदी और उनका परिवार 1 से 6 जनवरी के बीच भारत से बाहर चला गया। इस बीच 23 जनवरी को प्रधानमंत्री का डावोस में दौरा हुआ था। कारोबारियों के साथ एक फोटो सेशन में नीरव मोदी की तस्वीर भी नजर आई। चूंकि नीरव मोदी पर अब घोटाले का इल्जाम लगा है, इसलिए अब इस तस्वीर को लेकर भी सियासत शुरू हो गई। राहुल गांधी ने सबसे पहले इस तस्वीर को ट्वीट किया और इसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया से कहा कि विजय माल्या से लेकर ललित मोदी और नीरव मोदी तक सबका नाम देश को चूना लगाने वाले सरकार की मदद से विदेश भाग रहे हैं। देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला, जिसमें केवल एक बैंक के 11,400 करोड़ डूबे हैं और बाकी क्या अभी 30 बैंकों के घोटाला कितना है वो अभी कैलकुलेट होना बाकी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो 30,000 करोड़ भी हो सकता है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी की नाक के नीचे हो गया। वो कर क्या रहे थे? सवाल बड़ा सीधा है। पहले विजय माल्या मोदी जी की नाक के नीचे से भाग जाता है 9,000 करोड़ रुपया बैंक का डबोकर। छोटा मोदी यानी ललित मोदी मोदी जी की नाक के नीचे से भागता है। उल्टा मोदी सरकार इंग्लैंड जाकर उसे इंग्लैंड की सरकार से पासपोर्ट दिलवा कर आती है। ऋषि अग्रवाल की कंपनियों का हजारों करोड़ रुपया जो बकाया है, उसके बावजूद वो मोदी जी की नाक के नीचे से भाग जाते हैं। और अब नीरव मोदी 11,500 करोड़ रुपए का घोटाला कर भाग जाते हैं। कौन इन लोगों को भगा रहा है? राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला को रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया। लॉ मिनिस्टर ने कहा कि यूपीए की सरकार के वक्त विजय माल्या प्रधानमंत्री को मदद के लिए थैंक यू कहने के लिए चिट्ठी लिखते हैं, इसलिए कांग्रेस दूसरों पर उंगली ना उठाए तो बेहतर होगा। विजय माल्या के बारे में हमसे सवाल पूछा जा रहा है, जबकि विजय माल्या उनकी सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को धन्यवाद के पत्र लिख रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि आपके निर्देश पर टीके नायर ने संबंधित मंत्रियों विभागों से बातचीत की। और क्या यह सही नहीं है कि उस समय के एक जॉइंट सेक्रेटरी बैंकिंग के बारे में अखबारों में बहुत खबर आई थी कि माल्या को किस तरह से सहयोग किया गया? तो कौन सी बात कांग्रेस पार्टी कह रही है? मैं समझता हूं जब कांग्रेस पार्टी इस तरह के आरोप लगाती है तो अपने दिनों की याद करती है। और फिर हम बहुत विश्वास के साथ कहना चाहेंगे, माननीय मोदी जी की सरकार में अभी तक 3.5 साल में एक भी बैंक ने ऐसा लोन नहीं दिया है जो एनपीए हुआ है। इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस मामले में गीतांजलि ज्वेल्स के मालिक का नाम भी है। गीतांजलि ज्वेल्स की प्रॉपर्टी 2011 से 2013 के बीच डबल हो गई थी। ये किसके आशीर्वाद से हुआ, इसका जवाब मिलना चाहिए।
जो गीतांजलि ज्वेल्स है, मेहुल चोकसी, वही नाम है ना उनका, क्या यह सच्चाई नहीं है कि 2011 और 2013 के बीच में इनकी आमदनी दुगनी हो गई थी? कैसे दुगनी हो गई? किसका आशीर्वाद था इनके ऊपर? ये सारे बहुत ही गंभीर सवाल हैं, क्योंकि ये मेहुल चोकसी जो हैं, ये भी नीरव मोदी के पार्टनर हैं जिनको फ्रॉड में बुक किया गया है। तो जो बात हमारे बाकी साथियों ने बताई कि 2011 से ही चल रहा था, तो चल रहा था और उसका नतीजा सामने दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हमारे समय यह सामने आया और जैसे ही सामने आया तुरंत कार्रवाई की गई है। मैं एक ही बात कहूंगा, जिनके घर ऐसे शीशे के हों जो टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, वो दूसरों पर पत्थर फेंकना बंद करें। नीरव मोदी का जिक्र करते हुए रणदीप सुरजेवाला ने ललित मोदी को छोटा मोदी कहा। यह बात रविशंकर प्रसाद को चुभी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाषा में संयम बरते, राजनीतिक मर्यादा का ख्याल रखें, वरना जवाब देना बीजेपी के नेता भी जानते हैं। ये छोटा मोदी, ये कौन सा शब्द है? ये बार बार कहा जा रहा है। इस देश में, पूरे देश में करोड़ों व्यक्ति होंगे जिनका सरनेम मोदी है। क्या कहना चाह रहे हैं वो? भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ उनकी पीड़ा हम समझते हैं, वो बार बार हारते हैं। त्रिपुरा में भी हारने वाले हैं, संभावना पूरी है। तो क्या उस हार के गुस्से में वो राजनीतिक शालीनता की सारे हदें लांघ देंगे? The BJP takes strong offense to the kind of language being used by describing someone as Chota Modi. It is derogatory, it is scandalous, it is demeaning. राहुल गांधी ने डावोस में प्रधानमंत्री के साथ नीरव मोदी की फोटो लेकर ट्वीट किया था। इस पर रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस नेताओं की पिक्चर अगर सार्वजनिक की गई तो कांग्रेस को जवाब देते नहीं बनेगा, इसलिए इस लेवल पर न उतरे तो बेहतर होगा। अब कहा गया दावोस में फोटो दिखाई गई उनकी। वो भारत के प्रधानमंत्री के डेलीगेशन के पार्ट नहीं थे, और जो हमारी जानकारी में है वो अपने आप दावोस पहुंचे थे, और जो सीआईआई की ग्रुप फोटोग्राफ की इवेंट थी उसमें वो आए थे। न कोई पीएम से मुलाकात हुई, न कोई बातचीत हुई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मैं कांग्रेस को बहुत विनम्रता से आगाह करना चाहता हूं, कांग्रेस फोटो की राजनीति करना बंद करे, वरना कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की चौकसी साहब के साथ अंतरंग फोटो हमारे साथ है, बट वी डोंट वांट टू स्टूप टू दैट लेवल। हम उस स्तर पर नहीं उतरना चाहते। कांग्रेस के एक नेता पूनावाला साहब ने, शहजाद है ना, इन्होंने एक ट्वीट किया आज कि सितंबर 2013 में दिल्ली के इंपीरियल होटल में नीरव मोदी के कार्यक्रम था, कोई ब्राइडल ज्वेलरी का, उसमें राहुल गांधी भी गए थे। क्या कहना है इस पर उनका, जो ट्वीट पब्लिक डोमेन में है? वैसे जो लोग पब्लिक लाइफ में होते हैं उनके साथ बहुत सारे लोग फोटो खिंचवा लेते हैं। सबका फोटो खिंचाने से पहले रिकॉर्ड तो चेक नहीं किया जा सकता, इसलिए तस्वीरों को मुद्दा बनाना ठीक नहीं होता। राहुल गांधी भी नीरव मोदी के एग्जीबिशन में गए, हो सकता है कि नीरव मोदी के साथ उनकी तस्वीरें भी हों। अगर वो सामने आएंगी तो कांग्रेस क्या जवाब देगी? और दूसरी बात यह कि 1 जनवरी को नीरव मोदी देश से बाहर चले गए, 23 जनवरी को नरेंद्र मोदी डावोस में कारोबारियों से मिले, उनके साथ फोटो खिंचवाई, इसमें भी नीरव मोदी दिखाई दिए। लेकिन तब नीरव मोदी न आरोपी थे, न उनके खिलाफ कोई केस दर्ज था। सीबीआई ने केस 31 जनवरी को दर्ज किया। इसलिए प्रधानमंत्री के साथ नीरव मोदी की तस्वीर को मुद्दा बनाना यह ठीक नहीं लगता। इस मामले में रविशंकर प्रसाद ने के अलावा आज केंद्र सरकार के 2 और मंत्री भी बोले। स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर शिव प्रताप शुक्ला ने घोटाला कहा कि 2011 से चल रहा था, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, मोदी सरकार ने इस घोटाले को पकड़ा है, इसलिए एक्शन हुआ है। 2011 में श्री नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी। अगर कांग्रेस यह कह रही है तो 2011 से लेकर के 2014 तक क्या वो सोते रहे? देखना तो उन्हें चाहिए था ना।
घोटाला 2011 का, अब आकर के धीरे धीरे पता लगा। मतलब ये सरकार संज्ञान लेकर के हर जगह खोदबीन कर करके निकाल रही है, लेकिन इन लोगों ने जो घोटाला कर दिया था, ये घोटाले की सरकार थी और ऐसे घोटालेबाजों को स्थापित किए थे। तो अगर 2011 में हो गया था तो उस समय श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे भाई, प्रधानमंत्री नहीं थे। तो कांग्रेस को इसको कहने का क्या हक है? कांग्रेस नहीं किया है, इस नाते हम ये कह रहे हैं कि अपने इन घोटालेबाजों को पहले ठीक करें और देश को जो उन्होंने नुकसान पहुंचाया है उससे अपनी आत्मा को ठीक करें। डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आज शिलोंग में थी, उनसे सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि जो कारगुजारियां यूपीए सरकार के दौरान हुई थी, इसीलिए कोई कसूरवार है तो वो पिछली सरकार है। हमारे ऊपर नहीं, जिनके कार्यकाल में हुआ उनका आरोप अभी आ रहा है, क्योंकि हम ढूंढ खोज करके निकाल रहे हैं कि भैया ये हो रही है, भैया ये हो रही है। ये 14 से हुआ नहीं है, उससे पहले से हुआ है। उसको चुपचाप दरकिनारे करते हुए या तो मुंह उस तरफ मोड़ करके यूपीए सरकार ने उनके अपने सरकार चलाई। अभी जो बाहर आ रहे ये सब उनका देन है, उसके ऊपर जरूर एक्शन होगा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि पंजाब नेशनल बैंक को इसी साल 1 जनवरी को घोटाले का पता चला, लेकिन इसके बावजूद इतनी देरी क्यों हुई? इसका जवाब आज पंजाब नेशनल बैंक ने दिया। बैंक ने कहा कि चूंकि फ्रॉड बड़े लेवल पर था, इसलिए पहले सारी डिटेल्स इकट्ठा करना चाहते थे, इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स में पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। इससे बचने के लिए घोटाले की जानकारी सीबीआई को देने में देरी की गई। हम नहीं चाहते कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और हम ज़्यादा बात इस बारे में कह के जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनकी जो सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ हैं उसको इफेक्ट करें और हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के कार्य में बाधा बने। इसलिए हम आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ गिव अस सम ब्रीदिंग टाइम, कि हम जो एक्शन प्लान हमने कर रखा है डिफरेंट एजेंसीज के माध्यम से कल्प्रिट्स को बुक्स में लाने का, बैंकों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का, वो काम हम बखूबी कर सकें। पीएनबी इज कॉन्फिडेंट एंड कमिटेड फॉर क्लीन बैंकिंग। We will come out with the present situation. We are already in discussion with all the stakeholders, including the other banks who are a party to it. We will resolve it. We will honor all our bona fide commitments. हम अपने सभी bona fide commitments का honor करेंगे और हमारे जितने भी बैंकर्स हैं और साथी हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ जो जो हमारे कमिटमेंट्स हैं, that we will be able to honor. Only thing we would like the enforcement agencies to do their job, to investigate the matter and come up with the results, जिससे हम आपस में डिसाइड कर सकें कि yes, what should be the next course of action. इस फ्रॉड का इमीडिएट नुकसान पंजाब नेशनल बैंक के शेयर होल्डर्स को हुआ है। 2 दिन में बैंक के शेयर की कीमत 160 रुपए से घटकर 127 रुपए पर आ गई है। इन्वेस्टर्स के करीब 6000 करोड़ रुपए डूब गए। लेकिन पिछले 2 दिन में जांच एजेंसियों ने तेजी से काम किया। नीरव मोदी की 6400 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया है। मतलब यह है कि देर सवेर बैंक का पैसा तो वसूल हो जाएगा, लेकिन इन्वेस्टर्स का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई मुश्किल है। दूसरा, पंजाब नेशनल बैंक के प्रति लोगों का जो भरोसा टूटा है उसकी भरपाई भी आसानी से नहीं होगी। सरकार नीरव मोदी के खिलाफ एक्शन ले रही है, लेकिन वो विदेश भाग गया है। लेकिन नीरव मोदी को देश में लाकर कानूनी कार्रवाई करने में थोड़ा वक्त लगेगा और जब तक नीरव मोदी को देश में नहीं लाया जाएगा तब तक इस पर सियासत होती रहेगी। अब आपको बताते हैं कि आज त्रिपुरा में नरेंद्र मोदी ने किसे फेयरवेल देने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्थ ईस्ट में थे। मोदी ने पहले अरुणाचल प्रदेश में रैली की, इसके बाद त्रिपुरा में चुनाव प्रचार किया, शांति बाजार और अगरतला में पब्लिक मीटिंग्स की, रोड शो किया। मोदी की रैली में भारी भीड़ दिखाई दी। शांति बाजार की रैली में तो मोदी ने सीपीएम पर हिंसा करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीपीएम के लोग गणतंत्र नहीं बल्कि गणतंत्र पर विश्वास रखते हैं। यहां वामपंथी सरकार पावर में है और जहां भी होती है वहां प्रशासन और सरकार नाम की चीज नहीं होती। आप मुझे बताइए, यहाँ के मुलाजिम को सरकारी कर्मचारी, अब ट्रैफिक सिग्नल में आपने देखा होगा, आप कितनी ही तेज गति से जा रहे हो, अच्छे काम के लिए जा रहे हो,
जल्दी जल्दी जाना चाहते हो, लेकिन अगर ट्रैफिक सिग्नल पर लाल लाइट है तो आप जा नहीं सकते, रुक जाते हैं। आपकी गति रुक जाती है कि नहीं रुक जाती है? आपको खड़े रहना पड़ता है कि नहीं खड़े रहना पड़ता? जब तक लाल लाइट है तब तक आप आगे बढ़ सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, ये त्रिपुरा में भी जब तक ये लाल रंग पड़ा है त्रिपुरा को रुकना पड़ेगा, आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए ट्रैफिक सिग्नल पर की लाल लाइट जैसे आपकी गति को रोक देती है, वैसे ही ये त्रिपुरा की वाम दल की लाल झंडे वाली सरकार पूरे त्रिपुरा के विकास को रोक करके बैठी हुई है। ये तब जाकर के ठीक होगा जब ये 2 कलर की लाइट आएगी, तब जाकर के विकास की गति बढ़ेगी। त्रिपुरा की चुनावी रैलियों से पहले प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया। यहां मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की ट्रेडिशनल ड्रेस में भाषण दिया। मोदी ने अरुणाचल की खास हैट पहनी। ईटानगर में मोदी ने कहा कि इतने साल तक देश के प्रधानमंत्रियों को अरुणाचल प्रदेश का ध्यान ही नहीं आया। मोरारजी देसाई के बाद यहां कोई आया ही नहीं, लेकिन अब वक्त बदल गया है। मुझे हैरानी हो रही, इन दिनों में नॉर्थ ईस्ट में मेरा दौरा होता रहता है। पहले तो आपको जान मालूम है, प्रधानमंत्रियों को इतना काम हुआ करता था, वो यहां तक आ नहीं पाते थे। और मैं एक ऐसा प्रधानमंत्री हूं कि आपके बीच आए बिना रह नहीं पाता हूं। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग में शायद मोरारजी भाई देसाई आपके ही प्रधानमंत्री आए थे, उसके बाद किसी को फुर्सत ही नहीं मिली। बहुत बिजी होते ना पीएम। लेकिन मैं आपके लिए ही तो आया हूं। ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की तरफ काफी ध्यान दिया है। पूर्वोत्तर के लिए नई नई योजनाएं बनाई हैं, बीजेपी को उसका फायदा भी मिला है। पहली बार असम में बीजेपी की सरकार बनी, अरुणाचल में बीजेपी की सरकार बनी। अब त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में इलेक्शन हो रहे हैं और मोदी को उम्मीद है कि इस बार के इलेक्शन में उनकी पार्टी को कामयाबी मिलेगी। मोदी नॉर्थ ईस्ट में थे और अमित शाह आज हरियाणा के जींद में, यहां उन्होंने मिशन 2019 का बिगुल फूंका। अमित शाह ने आज जींद में युवा हुंकार रैली की, बाइक रैली निकाली। अमित शाह खुद हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के साथ बाइक पर बैठकर सभा स्थल तक आए। हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने बताया कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और बीजेपी के सभी बड़े नेता बाइक पर बैठकर युवा हुंकार रैली में पहुंचे थे। पब्लिक मीटिंग में अमित शाह ने मोदी सरकार की योजनाएं गिनाई, आयुष्मान भारत योजना की जमकर तारीफ की। नरेंद्र मोदी सरकार आयुष्मान भारत की योजना लेकर आई है। आयुष्मान भारत क्या है? हर व्यक्ति चाहता है बेटा जब पैदा होता है, बेटी जब पैदा होती है तो माँ बाप क्या आशीर्वाद देते हैं? यशस्वी होना, बड़े होना, इसके साथ कहते हैं 100 साल तक जीते रहना बेटे, 100 साल तक जीते रहना। मगर ये 100 साल का आयुष्य आजादी के इतने सालों के बाद 60 साल तक हम पहुंचा पाए थे, क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी। गरीब को अपने स्वास्थ्य की दरकार करने का कोई व्यवस्था नहीं था। नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसला किया है, देश के 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवार, मतलब 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का बीमा भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकारी खर्चे से देगी। ये नमो केयर लेकर नरेंद्र भाई आए हैं, देश के हर गरीब को स्वास्थ्य का अधिकार देने। अमित शाह काफी एडवांस प्लानिंग करते हैं। लोकसभा इलेक्शन की तैयारी में अभी से जुट गए हैं। हरियाणा में जाट बीजेपी से नाराज थे। 2 दिन पहले मनोहर लाल खट्टर ने जाट आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए केसेस को वापस लेने का फैसला किया।
बीजेपी कुछ और ऐसे ऐलान भी करेगी और अमित शाह की रैली इसी का संकेत है। कर्नाटक की कांग्रेस चुनावी तैयारी में पूरी तरह से जुटी हुई है। कर्नाटक में 3 महीने बाद चुनाव है, इसलिए इस बार कांग्रेस की सरकार को वोट ऑन अकाउंट पेश करना चाहिए, लेकिन सिद्धारमैया की सरकार फुल बजट पेश करेगी। हमारे संवाददाता टी राघवन का कहना है कि सरकार 2 लाख करोड़ का बजट पेश करने वाली है। बजट में चुनाव को ध्यान में रखते हुए जनता को लुभाने वाली बहुत सारी योजनाओं का ऐलान होगा। क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री भी है, इसलिए बजट वही पेश करेंगे। सीएम कार्यालय के सूत्रों की माने तो चुनावी साल होने के चलते ये बजट लोक लुभावन होगा। सबसे बड़ी घोषणा किसानों की ऋण माफी को लेकर होगी। राष्ट्रीयकृत बैंक से लिए गए लोन को लेकर लगातार सिद्धरामैया की सरकार केंद्र सरकार से मांग कर रही है कि वो लोन माफी दे, लेकिन अब तक कोई बड़ा वहां से आश्वासन नहीं मिला है, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि इस बजट में राष्ट्रीयकृत बैंक से लोन लेने वाले किसानों को भी बड़ी राहत दी जा सकती है। इसके अलावा इंदिरा कैंटीन जो बेंगलुरु में एक सक्सेसफुल प्रयोग रहा है सस्ता खाना देने के लिए, उसे राज्य भर में विस्तारित करने के लिए भी एक बड़ा ऐलान इस बजट में हो सकता है, ऐसी जानकारी हमारे पास है। इसके अलावा जो वेलफेयर स्कीम है, चाहे वो क्षीर भाग्य हो, चाहे वो अन्न भाग्य हो, चाहे वो शादी भाग्य हो, इन सबको भी आगे बढ़ाने को लेकर एक बड़ा अमाउंट इसमें अलोकेट करने की बात पर ऐलान हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और एक बड़ी बात यह भी है कि वस्त्र भाग्य जिसका जिक्र हमने कुछ दिनों पहले भी किया था, उसको भी लेकर 500 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा इस बजट में हो सकती है। इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 20 लाख बीपीएल परिवारों को फ्री धोती और साड़ी देने की बात कही जा रही है और ये ऐलान जो है कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता है, ऐसा पार्टी को लगता है। जाहिर है बीजेपी सिद्धरामैया सरकार की इस फुल बजट की कोशिश का विरोध कर रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले फुल बजट पेश करने का मॉरल राइट सरकार के पास नहीं है। कांग्रेस जनता को धोखा देने के लिए इस तरह की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका फायदा नहीं होगा। Already 1 month back I told Siddaramaiah ji, you don't have moral right to for full budget presentation. Only for 3 months vote on account you can take. That's what I told him. Because there is no sanctity in that. In the month of May first week elections is almost confirmed. So calendar appointments will be announced in the month of March 15th. So where is the sanctity for that budget? So next government automatically they will change everything. कांग्रेस को इस इल्जाम से इनकार भी नहीं है। कांग्रेस के नेता खुलकर मान रहे हैं बजट चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। सरकार का हक है कि वो जनता को बताए उसकी पूरे साल की प्लानिंग है क्या। When there is an election, people would like to see their budget, people's budget. And I am sure that with this experience and the present circumstances and situation, and Siddaramaiah ji is going to give people of Karnataka a progressive, people-friendly, pro-people budget. You know, this is part of the administrative processes. And you cannot say, no, I'll give only till March or till May. It cannot be done. It has to be, it is a government. There is a government and it has to indicate its programs, it has to indicate its commitment. And that is why the budgets are given. परंपरा तो यही है कि अगर 3-4 महीने में इलेक्शन होने हैं तो सरकार फुल बजट पेश नहीं करती, वोट ऑन अकाउंट होता है। नई सरकार के गठन के बाद बजट पेश किया जाता है। कांग्रेस ने अपने 4.5 साल के कामकाज तो गिनाए हैं, अब बजट के जरिए नए नए वादे भी किए जा सकते हैं। देखना पड़ेगा कि जनता इनका कितना यकीन करती है। ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे गुजरात के किसानों की चिंता में डालने वाली बड़ी खबर। कल मैंने आपको इस बात के सबूत दिखाए थे कि गुजरात में किसानों को सिंचाई के पानी की भारी तकलीफ होने वाली है। आज इसका ऐलान भी हो गया। गुजरात सरकार ने अखबारों में विज्ञापन दे दिया कि 4 जिलों में 15 फरवरी यानी आज के बाद नर्मदा के पानी की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। विज्ञापन में कहा गया कि 15 फरवरी से सुरेंद्रनगर, बोटाड़, भावनगर और अहमदाबाद के किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिल पाएगा। ये विज्ञापन सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड की तरफ से पब्लिश कराया गया है।
विज्ञापन में कहा गया है कि नर्मदा की नहरों में पानी न होने की वजह से किसानों को होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। क्योंकि सरकार विज्ञापन दे चुकी थी, कल इंडिया टीवी ने खबर दिखाई तो किसानों की मुश्किलों पर चर्चा शुरू हुई, सरकार से सवाल पूछे गए। इसके बाद अफसरों ने कहना शुरू कर दिया कि किसानों को सिंचाई के लिए तो पानी मिलता रहेगा, पानी की सप्लाई तो नहर की मरम्मत के लिए रोकी गई थी। बेसिकली वो कैनाल के रिपेयरिंग के लिए था, कैनाल का मेंटेनेंस करना था, इसलिए उन्होंने नोटिस दी थी। वो किसानों को एडवांस नोटिस देने के लिए कि भी उनको हॉट वेदर क्रॉप नहीं करना है रबी के साथ, क्योंकि हॉट वेदर में पानी नहीं रहेगा, तो ये हॉट वेदर ना करे, उनका बियारण और जो फर्टिलाइजर वो नो बर्बाद हो, इसकी वजह से उन्होंने नोटिस दिया था। इट वाज आई थिंक मिसकंक्लूडेड, ऐसा मुझे लग रहा है। अफसरों का कहना कुछ और है, लेकिन हमारे संवाददाता निर्णय कपूर की रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि विज्ञापन की हकीकत क्या है। इंडिया टीवी ने कल जो आपको रिपोर्ट दिखाई थी उसमें इस कैनाल का भी जिक्र किया गया था, लिमडी लिंक कैनाल का, और बताया गया था कि कैसे वहां पानी मिलने में दिक्कतें पेश आ रही हैं, किसानों को पानी की किल्लत के किस तरह से वो सामना कर रहे हैं। अब जब मामला सामने आया है, इस पर विवाद हुआ है, तो सरकार बैकफुट पर आ गई है। मंत्री इस विषय पर कुछ बोलने से बच रहे हैं। सरकारी बाबुओं से जब हमने बात करने की कोशिश की तो वो भी इस मामले को टालते हुए नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि दरअसल टेक्निकल कारणों से हो सकता है कैनाल में पानी बंद करने का ये इश्तिहार दिया गया हो रिपेयरिंग के काम की वजह से, लेकिन इश्तिहार को यदि देखें तो उसमें कहीं पे भी रिपेयरिंग की बात का जिक्र नहीं है। यह बात सही है कि सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड की तरफ से जो विज्ञापन छपा उसमें डैम से पानी की सप्लाई रोकने की बात कही गई थी। अब अफसर इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर होगा अफसर हकीकत छुपाने के बजाय हालात को ठीक करने के उपाय सोचें। मैं आपको याद दिला दूं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ इम्तिहान पर चर्चा करेंगे। इंडिया टीवी पर आप नरेंद्र मोदी से बच्चों के सवाल और प्रधानमंत्री के जवाब लाइव देख सकेंगे। कल सुबह 11 बजे देखिए स्पेशल कवरेज मोदी की पाठशाला।